पार्ट 3 ऑफ द रिवीजन ऑफ द यूनिट 3 बेटा हम लोग कर रहे थे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है? ये रेशो होती है किसकी? मोलर कंडक्टिविटी एट स्पेसिफिक कंसंट्रेशन C टू द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, यानी कि इसको हम लोग अल्फा के साथ डिनोट करते हैं, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट m बाई लैम्डा C बाई m डिवाइडेड बाई लैम्डा नॉट m। उसके बाद बात आई थी डिसोसिएशन कांस्टेंट की। डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है उसको हम Ka से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि एसिड के डिसोसिएशन कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और C जो है इलेक्ट्रोलाइट का क्या है? कंसंट्रेशन है। अल्फा जो है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है। उसके बाद हम लोगों ने 2 लॉस किए थे फेरेडेज के, तो उसमें कहते हमारे पास बात आई थी फेरेडे कांस्टेंट की। ठीक है, फेरेडे कांस्टेंट जो है 1 फेरेडे, उसके बारे में बात करते हैं। 1 फेरेडे किसके बराबर होता है कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के 1 मोल पे जितना चार्ज होता है उसको हम लोग बोलते हैं फेरेडेज कांस्टेंट, और ये इक्वल होता है 96487 कूलम्स मोल -1। लेकिन जब हम कैलकुलेशंस करते हैं वहाँ पे हम लोग 96500 कूलम्स मोल -1 लेते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं फेरेडेज के लॉज के बारे में। फर्स्ट लॉ क्या था? फर्स्ट लॉ ये बोलता था कि एक इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान जो जितने भी सब्सटेंसेस इलेक्ट्रोड्स के ऊपर बनेंगे उनका जो मास है, उनका कितना वेट होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है कि आपने कितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज उस सर्किट में सप्लाई किया है। दूसरा लॉ क्या बोलता था? अगर हम लोग 2-3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स जो हैं सीरीज में कनेक्ट कर दें और उन तीनों या चारों इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करें, तो हमारे पास कहते हैं जो इलेक्ट्रोड्स के ऊपर आप बोल सकते हो कि वेट बनेगा, वेट आएगा कहते हैं सब्सटेंसेस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके इक्विवेलेंट वेट्स के। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस के ऊपर क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान, ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया है और जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो उनका नेचर क्या है। अगर इलेक्ट्रोड जो है वो इनर्ट है, जैसे प्लेटिनम गोल्ड की, तो वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, मतलब ना तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी ना तो गेन करेगी। और अगर इलेक्ट्रोड्स अगर आपने ली हैं रिएक्टिव मेटल की, तो वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगी और जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो बिल्कुल भी डिफरेंट होंगे। दूसरा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग स्पीसीज का। सम ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस ऑल्दो फिजिबल बट स्लो इन देयर रेट। कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस जो हैं वो स्पॉन्टेनियस होती हैं लेकिन स्लो होती हैं एट लो वोल्टेज, इसलिए उन्हें हाई वोल्टेज की ज़रूरत होती है। ऐसे इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान जो प्रोडक्ट्स बनता है वो भी मोल्टन स्टेट और एक्वस सोल्यूशन जो है इलेक्ट्रोलाइट का, उन दोनों में डिफरेंट बनता है। उसके बाद हम लोगों ने किए थे प्राइमरी सेल्स और सेकेंडरी सेल्स के बारे में। तो प्राइमरी सेल्स क्या हैं? ये बैटरीज, एक ऐसा सेल जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो रिएक्शन के दौरान जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर डेनियल सेल, ड्राई सेल, मर्करी सेल, और इसको रिचार्ज नहीं किया जा सकता। प्राइमरी सेल्स के एग्जाम्पल्स थे ड्राई सेल। ड्राई सेल हम लोगों ने स्ट्रक्चर डिटेल में किया, ये एनोड के ऊपर रिएक्शंस, कैथोड के ऊपर रिएक्शन, टोटल रिएक्शंस। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी मर्करी सेल। ठीक है, और मर्करी सेल के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें तो मर्करी सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड का एक पेस्ट हम लोग वहाँ पे, और वहाँ पे कैथोड और एनोड के ऊपर ये वाली रिएक्शंस आपको देखने को मिलती हैं। टोटल नेट रिएक्शन आपके पास ये आ गई। उसके बाद बात की थी हम लोगों ने सेकेंडरी सेल्स की। ऐसे सेल्स जिनको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि एग्जांपल्स लेड स्टोरेज बैटरी पढ़ा डिटेल में हम लोगों ने, निकल कैडमियम सेल ये भी पढ़ा है, और उनको हम लोग एक बार यूज़ करने के बाद अगेन एंड अगेन काफ़ी टाइम तक उसको रिचार्ज किया जा सकता है और यूज़ किया जा सकता है। लेड स्टोरेज बैटरी की बात अगर करें तो एनोड और कैथोड के ऊपर ये रिएक्शंस होती हैं और ओवरऑल रिएक्शन आपकी ये है। निकल कैडमियम सेल की अगर बात करें, ये भी एक प्रकार का सेकेंडरी सेल ही है जिसकी लाइफ जो है वो लेड स्टोरेज बैटरी से भी ज़्यादा होती है, लेकिन इसका सबसे बड़ी कमी यही है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन आपको दिख रही है। लास्ट टॉपिक हम लोगों ने किया था, दैट इज सेकंड लास्ट टॉपिक, दैट इज द फ्यूल सेल्स। मतलब ऐसे सेल्स जिसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या मीथेन जैसी फ्यूल्स को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। ठीक है, तो हम इसको हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल भी बोलते हैं। एनोड और कैथोड वहाँ पे भी होंगी। ठीक है, दोनों के ऊपर रिएक्शंस भी होंगी, जैसी ऐसी रिएक्शंस जिस इलेक्ट्रोड पे होनी चाहिए, ओवरऑल रिएक्शंस भी आपके पास आती है। और फ्यूल सेल्स का एडवांटेज यही है कि वो नॉन पॉल्यूटिंग है। ठीक है, लेकिन ये एक कमी ये आप बोल सकते हो कि 100% हम लोग एफिशिएंसी की डिमांड करते हैं इस सेल से, लेकिन एफिशिएंसी 70 to 80 के बीच में ही रहती है। उसके बाद बात आती है दैट इज़ द कोरिजन, कि कोरिजन होता क्या है। ठीक है बेटा, कोरिजन में क्या है, हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शंस होंगी। ठीक है, और कोरिजन को रस्ट, आयरन के केस में कोरिजन को हम लोग बोल देते हैं रस्टिंग। ठीक है,
और उसके बाद हमारे पास कुछ मेथड्स हम लोगों ने किए थे कि आयरन को कोरोड होने से, कोरिजन से बचाने के लिए क्या क्या मेथड्स यूज़ करते हैं। यहाँ पे सिर्फ 2 मेथड्स के बारे में बात की, लेकिन मैं आपको बाकी भी बताता हूँ। पहला था गैल्वेनाइजेशन। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक जिंक की एक कोटिंग करते हैं हम लोग आयरन के सरफेस के ऊपर, ठीक है, ताकि रस्ट से उसको बचाया जा सके। गैल्वेनाइजेशन ये एक मेथड था। दूसरा था कि हम लोग इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन भी करते हैं, कि मतलब कि और ख़ासकर ये उन आयरन के आर्टिकल्स के लिए यूज़ किया जाता है जो कि डायरेक्टली पानी के साथ कहते कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। पानी के साथ उसको जोड़ दिया जाएगा, पानी में जो डिप रहती हैं इन कांटेक्ट में रहती हैं, और ऐसी स्पीशीज़ के थे हम लोग वहाँ पे उनके साथ मेटल्स जोड़ते हैं, जहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि जब उनको उसके साथ जोड़ दिया जाएगा तो हमारे पास जो है वो आयरन के आर्टिकल की तुलना में वो खुद ऑक्सीडाइज होंगे और उसको प्रोटेक्ट करेंगे। एक मेथड हमारे पास ये भी था कि ग्रीस और ऑयल भी हम लोग पेंट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अपना यूनिट 3 जो है पूरा शॉर्ट एंड क्विक रिवाइज कर लिया है। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड अंडरस्टूड दिस। थैंक यू बेटा।